ऐसा करूंगा तो वो हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लेकर आऊंगा तो वो हो जाएगा। वो प्रोडक्ट ढूंढने में बिजी है। जहां प्रॉब्लम वहां अपॉर्चुनिटी, क्या बात है। जहां प्रॉब्लम वहां अपॉर्चुनिटी। जो हमें दिखाया जा रहा है True. बैकएंड में एक्चुअल में क्या हो रहा है ना वो, और बैकएंड में लोग जाना नहीं चाहते। तो दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। दिक्कत ये ना, हम क्या सोचते हैं कि एसी कमरे में बैठा रहो और मेरे को सारा सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। मैं एक जगह पे ट्रेनिंग कर रहा था कि सर रिटेल को मुझे ना मल्टीपल में लेकर जाना है तो कैसे मैं करूँ। मैंने उनको वो सिस्टम पर पूरा लिस्ट बना के दी, ये सारे सिस्टम बनाओ, आप एक नहीं 1000 आउटलेट आप ओपन करो, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका उधार गया है, आपने दिया हुआ है और आपका पैसा नहीं निकल रहा है, तो जिसको उधार दिया ना आप मत मांगो। ओके। एक लड़की को बिठाओ एज ए अकाउंटेंट और उससे बोलो कि तुम फॉलो लो। सुबह दुकान खोल दिए और दुकान खोलने के बाद में बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और है ना वेट कर रहे हैं कि कस्टमर आएगा तो करेंगे, कस्टमर आएगा। अरे कस्टमर क्यों आएगा भाई? Wishing you very happy new year, sir. Same. Great to see you again. Okay, well sir, जैसे कि हमने पॉडकास्ट किया था और हमारे दर्शकों की डिमांड्स पे फिर से हमने उनके सवालों का जवाब देना हम चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी की, राइट। तो पहला क्वेश्चन ये है सर कि हम जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन ये है कि हम उन्हें डीलरशिप कैसे दें, हमें डीलरशिप कैसे देनी चाहिए या अपना प्रॉफिट कैसे निकालना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की मार्जिन कैसे निकालनी चाहिए, वो क्वेश्चन है। देखो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है, राइट। जैसे लेकिन मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। एज एग्जांपल मानो कि मैं किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, कोई प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ जी। तो मैंने मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मेरी कॉस्टिंग के प्लस मैंने मेरा मार्जिन लगाया, कॉस्टिंग निकाला है और उस कॉस्टिंग के ऊपर मैंने मेरा प्रॉफिट मार्जिन चढ़ाया। अब उस प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से मुझे आगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जनरली कितना मार्जिन लेकर चलता है, या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी होती है, आप वो कैसे पता कर सकते हो? आप बाकी जो आपके जैसे प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं उनको आप मिलिए कि भी आपका जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है तो क्या टर्म कंडीशन पे दे रहा है, कितना मार्जिन दे रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी मार्जिन फाइनल कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, हर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कंडीशन अलग होती है, प्रॉफिट मार्जिन अलग होता है, उसके रेट्स अलग होते हैं और उसके टर्म कंडीशन अलग होते हैं। तो पर्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्री के बारे में फिक्स नहीं बता सकता कि यही तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देनी है तो आप 2-3 चीज़ें चेक करो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप डिस्ट्रीब्यूटर देने से पहले मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आप पता कर लो। ठीक है, ये एक पर्सनल मैटर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर आप उसको बनाओ जिसके अंदर ये 2-3 चीजें हो। जैसे सबसे पहला कि उस डिस्ट्रीब्यूटर का उस एरिया के अंदर, उस मार्केट फील्ड के अंदर क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जनरली क्या होता है, आप कभी अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को चुन लोगे या ऐसे बंदे को आप एज अ पार्टनर आप ले लोगे जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं है, राइट, तो आपकी जो प्रोडक्ट बेचने की या आपकी प्रोडक्ट को लेके जो एक्सपेक्टेशन है ना वो आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे। तो पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करो। क्रेडिबिलिटी में क्या, सबसे पहला कि इसका पेमेंट टाइम पर आता है कि नहीं आता है। ओके। दूसरा, ये रिटेलर्स को मिलने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तीसरा, कि ये अपने कस्टमर की किसी भी कंप्लेन को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। ये 2-3 चीजें चेक करो आप किसी भी बंदे को अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने से पहले। हम एक कंपनी का काम कर रहे थे, कंपनी पूरी इंडिया भर में अपना माल बेचती थी। ओके। उन्होंने बोला सर हमें डिस्ट्रीब्यूटर देना है, तो हमने पूरी इंडिया के अंदर उनके तकरीबन 20 डिस्ट्रीब्यूटर हमने फाइंड किए कि भाई 20 लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे पूरे इंडिया भर के अंदर। और उसके अंदर फिर एक बंदे ने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मेरे को एक दे दो, मेरे को एक दे दो। तो पुराना बंदा था, एक और बढ़ा दी, 21 हमने कर दी। अब 21 लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल करने से पहले ये सारे चेकलिस्ट बनाए कि उनके पास में खुद का गोडाउन होना चाहिए, व्हीकल्स होने चाहिए, उनके पास स्टाफ होने चाहिए, वो आपके कंटिन्यू मार्केट में आपके स्टाफ जाने चाहिए, कंप्लेन आप कस्टमर के सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल करने चाहिए, आपके पास स्टॉक ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए और आपका पेमेंट टर्म कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ये हमने चेकलिस्ट बनाए कि किसी भी इंसान को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने से पहले ये सारी चीजें चेक करो। तो किसी भी आपके मैन्युफैक्चरर जो भी होंगे, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी को देना चाहते हैं तो पहले ये सारे चेक पॉइंट आप करो। उसी में से एक केस ऐसा आया कि एक बंदा था, वो स्टॉक रखता था, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, स्टॉक रखता था। लेकिन प्रॉब्लम ये, वो स्टॉक रखने के बाद में नीचे बेचने के लिए पुश नहीं करता था।
तो मतलब उसके वहां पे स्टॉक पड़ा रहता है। जब भी उनके पास ऑर्डर लेने के लिए सेल्स का बंदा फोन करता था, बोले स्टॉक आपका पड़ा हुआ है जी। लेकिन उसने स्टॉक इसलिए रखा था क्योंकि दूसरे को आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप उस सिटी में मत दो। तो उसने क्या किया कि दूसरे को आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप मत दो, इसलिए उसने अपने पास रखे, लेकिन बेचता वो आपका नहीं था, वो दूसरी कंपनी का बेच रहा था। तो हमने उनके साथ में जो टर्म कंडीशन बनवाया था वो ये था कि अगर आप 3 महीने तक ये सेल्स नहीं दोगे, मंथली आप इतना सेल्स नहीं जनरेट करके दोगे, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल करके दूसरे किसी को दे दी जाएगी। ओके। एक वार्निंग गया उनको कि भाई आपका कंटिन्यूसली सेल्स नहीं आ रहा है। एक वार्निंग जाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को नहीं सुधार किया, तो उनसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैंसिल करके हमने दूसरे को दे दिया। जी। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का मतलब, मैं अगर इसको सिंपल भाषा में कहूं तो आप ना अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हो, राइट, लाइफ पार्टनर। जैसे कहते हैं ना कि अगर इंसान को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है, अगर वहीं पर उसकी एक खराब पार्टनर मिल जाए तो शायद उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। बिजनेस में भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बनाना भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर सही बंदा आपको नहीं मिला तो वो बंदा आपके पूरे बिजनेस को चौपट कर सकता है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप किसी को देने से पहले ये चेक पॉइंट बनाइए। और इसके लिए ना हमने हमारा एक कोर्स बनाया जी कि भाई आप अपना सेल्स कैसे बढ़ा, तो उसमें मैंने एक स्ट्रेटजी बताई है ओके कि भाई कैसे आप उस स्ट्रेटजी का यूज करके आप डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप दे सकते हो और नए लोगों को आपके बिजनेस का पार्टनर बना के अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो मार्केट में। राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से पहले ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो मतलब हमारे दर्शकों को जो ये सवाल है उनका, और हमने जो ये प्रोग्राम बनाया तो उसमें सारे मापदंड, सारे स्ट्रेटेजीज उनको मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर दूसरा सवाल ये है कि मार्केट कैप कैसे फाइंड करना चाहिए। यानी कि मैं एक एग्जांपल दूं इसमें, जैसे हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं सुनील छेत्री साहब, और इंडियन क्रिकेट प्लेयर है फेमस मिस्टर विराट कोहली। हालांकि दोनों ही डेडिकेटिव है, दोनों ही सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन एक की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है मार्केटिंग में। मतलब इंडिया का कैसा है कि कल्चर एकदम क्रिकेट को लेके बहुत हाई रहता है, तो वहाँ पे विराट कोहली की डिमांड बहुत ज़्यादा, लेकिन सुनील छेत्री की नहीं। तो मार्केट कैप कैसे फाइंड करना चाहिए सर, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? मतलब अगर माने कि मैं कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहता हूँ जी, तो मेरा मास ऑडियंस तक कैसे मैं मेरी प्रोडक्ट को पहुंचाऊं। राइट, बिल्कुल। देखिए एक सिंपल सी चीज है कि आपका फेस या आपका फेम या आपका नेम पहली बार कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट उठाने के लिए इंस्पायर करेगा। ओके। दूसरी बार अगर उस कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट उठानी है ना, तो उसके लिए आपकी प्रोडक्ट में दम चाहिए। राइट। समझो, सवाल ये नहीं है कि विराट कोहली का ब्रांड है या फिर सुनील छेत्री का ब्रांड है या फिर किसी का भी ब्रांड हो। तो पहली बार मैं मानो कि विराट कोहली का फैन हूं तो विराट कोहली के इंस्पिरेशन के कारण मैंने पहली बार वो प्रोडक्ट ले लिया। लेकिन दूसरी बार अगर मुझे वो प्रोडक्ट लेनी है ना, तो उस प्रोडक्ट में वाकई में दम चाहिए, तो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अभी सोशल मीडिया पे किसी ने बहुत अच्छा अपलोड किया था, सस्ता बेचोगे तो बार बार बेचना पड़ेगा, अच्छा बेचोगे तो आपका एक ही ग्राहक बार बार लेने आएगा। ट्रू, राइट ना। तो आपको ना ब्रांड की क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आज मानो कि बहुत सारे, अभी दिवाली का सीजन गया ना, आपको पता होगा ये स्ट्रीट के ऊपर ना प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जैसे जूतों के लगा दिए, चप्पल के लगा दिए, कपड़े लगा दिए। तो उनका टारगेट क्या होता है, एक बार बेच दो। सही बात है। दिवाली खत्म, वो आपको नहीं दिखेंगे, वो अगली दिवाली दिखेंगे। तो उनका टारगेट होता है एक बार बेचना, और इसीलिए वो अपना बिजनेस नहीं बना पा रहे हैं। आपको बिजनेस बनाना है तो आपको आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो बढ़िया बनानी पड़ेगी, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। आपको ना अपनी सर्विस मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर के बारे में सुनना पड़ेगा। तो मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट को अगर ढूंढ रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो या बना रहे हो, तो आपको सबसे पहले ना क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मार्केट का गैप आप ढूंढ रहे हो तो आप ये देखिए कि कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे एज एग्जांपल मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बिजनेस है ना, कहते हैं ना देखा देखी में शुरू करते हैं। किसने शुरू किया, मैं भी शुरू कर देता हूँ। राइट, इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब इन्फ्लुएंस के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आप इन्फ्लुएंस हुए ऊपरी चीजों को देख के, अंदर तो आप गए ही नहीं। ट्रू। अब अंदर आप नहीं गए तो एक्चुअल में क्या अंदर होता है ना, बैकएंड में क्या होता है वो किसी को नहीं पता। बिल्कुल। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। मेरी सोसाइटी के अंदर ना नवरात्रि के टाइम पे जी एक जादूगर को बुलाया था।
ठीक है, और जनरली होता है, ठीक है। जादूगर आया था वो बंदा, तो बोला कि यार मेरे को जादू की प्रिपरेशन करनी है, तो स्टेज के पीछे ना कोई नहीं रहेगा, राइट, कोई मतलब कोई नहीं रहेगा, राइट। इवेंट का जो ऑर्गेनाइजर था उसको भी मना कर दिया कि आप नहीं रहोगे पीछे, सब आगे जाओ। तो मैं सोचने लगा यार ऐसा क्यों कर रहा है इवेंट का ऑर्गेनाइजर। तब बाद में पता चला इसका एक्चुअल खेल तो पीछे है। राइट, सही बात है। इसका एक्चुअल में, क्योंकि बाहर जो दिखा रहा है ना वो तो बनाया हुआ दिखा रहा है। एग्जैक्टली। एक्चुअली उसने जो प्रिपरेशन की है वो बैकएंड में की है। तो बिजनेस में भी सेम है जी, कि आप ना देखा देखी अगर कर रहे हो, किसी ने ये किया ऐसा हो गया तो मैं भी वैसा करूंगा तो मेरा भी हो जाएगा, नहीं। उसने गैप समझा है, और गैप कैसे समझा है, मार्केट में जाके कस्टमर से मिल के। आज बहुत सारे बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट, अभी बहुत बढ़िया किसी ने एक बहुत अच्छी चीज कही है कि जहां प्रॉब्लम, समझना, जहां प्रॉब्लम वहां अपॉर्चुनिटी। क्या बात है। जहां प्रॉब्लम वहां अपॉर्चुनिटी। तो आज मार्केट में आप समझो ना हर जगह प्रॉब्लम दिख रही है। राइट, एवरीवेयर इज अ प्रॉब्लम। आज मानो किसी को सब्जी चाहिए, नहीं मिल रही अच्छी सब्जी, ठीक है। किसी को किराने की चीज चाहिए, नहीं मिल रही है जी, किसी को अच्छी चीज चाहिए, क्वालिटी में नहीं मिल रही है जी, किसी को जल्दी चाहिए, नहीं मिल रही है। जहां भी किसी इंसान ने ऐसा बोला मैं इन चीजों से परेशान हूं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत बढ़िया मैं किताब पढ़ा था, द मिलेनियर फास्ट लेन। राइट। बताया था किसी ने, उसमें किसी ने पूछा कि बिजनेस हम शुरू कैसे करें। तो बोले बिजनेस शुरू करने का सिर्फ एक चीज आप ढूंढो कि लोग जिनको भी आप मिल रहे हो, जिनको भी आप मिल रहे हो, कौन सी चीज को लेके प्रॉब्लम बोल रहे हैं। राइट, कौन सी चीज को लेके, वो आपका बिजनेस। अच्छे कपड़े नहीं मिले, कोई बोला यार मैं बार बार यार कपड़े से परेशान हो गया, प्रॉब्लम का सॉल्व, प्रॉब्लम मतलब अपॉर्चुनिटी। सही बात। कोई ऐसा बोल रहा है यार मैं ना यहाँ से वहां पहुंचने में तकलीफ होती है, अपॉर्चुनिटी। कोई बोला मुझे ये खाना नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी। कोई बोला ये पहनना नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी। तो जहां प्रॉब्लम वहां अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से आप गैप ढूंढो। अधिकतर मैंने लोगों को देखा है जो बिजनेस फेल होते हैं ना, फील्ड पे जाते ही नहीं है, कस्टमर से मिलता ही नहीं है, और वो है ना अजम्पशन करते हैं, ऐसा करूंगा तो वो हो जाएगा, ये प्रोडक्ट लेकर आऊंगा तो वो हो जाएगा। वो प्रोडक्ट ढूंढने में बिजी हैं। आज आप देखोगे कितने सारे लोग बोलते हैं सर मैं ये प्रोडक्ट यहाँ से मंगाऊंगा, वो प्रोडक्ट। अरे आप जो प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। एग्जैक्टली। मार्केट में उसकी नीड है कि नहीं है। तो गैप कैसे ढूंढोगे, बाहर जाओ, लोगों को मिलो, जहां कस्टमर जा रहे हैं वहां जाओ, बाजार में जाओ और सुनो लोगों को। बहुत बढ़िया, शायद किसी ने एक बुक है, शायद आपने भी पढ़ी होगी, मेड इन अमेरिका, वॉलमार्ट की, सैम वॉल्टन जो उनके ओनर थे, उन्होंने लिखी हुई है। तो बोले यार मैंने जब बिजनेस शुरू किया था ना, तो मेरा सबसे बेहतर तरीका था कि मैं दूसरे जितने भी सुपर स्टोर चल रहे हैं मैं उधर चला जाता था और वहां पे जाके ऑब्जर्व करता था कि यार इनके वहाँ क्या अच्छा है, इनके वहाँ पे क्या खराब है, मैं जब मेरा स्टोर बनाऊंगा तो क्या ध्यान रखूंगा, कैसे करूंगा क्या। और ऐसे कर करके उस बंदे ने सारी अच्छी चीजें इकट्ठी की, जो सारी की सारी चीजें अपने वॉलमार्ट को जब शुरू किया तब अप्लाई किया। एक समय ऐसा था कि उस बंदे को अमेरिका की हर सुपर स्टोर कंपनी ने, हर सुपर स्टोर ने बैन कर दिया था कि इस इंसान को सुपर स्टोर में एंटर नहीं होने दिया। समझो, वो बंदा क्या अमेरिका छोड़ के चाइना चला गया, वो चाइना में जाके सेम चीज करता था। और उसने ये सारी चीजें ढूंढ के अपना खुद का जब वॉलमार्ट बनाया, तो आज वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट। समझो, तो मार्केट का गैप आपको ऑफिस में बैठ के या फिर घर पे बैठ के नहीं मिलेगा। मार्केट में जाओ, लोगों से मिलो, जहां पर लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कंज्यूम कर, उनसे मिलो, तो आपको पता चलेगा उनकी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। डीप में जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। देखो मैं असली खेल है ना बैकएंड में होता है। फ्रंट में तो वो दिखता है ना जो हमें दिखाया जा रहा है, बैकएंड में एक्चुअल में क्या हो रहा है ना वो। और बैकएंड में लोग जाना नहीं चाहते, और वही लोग अपने बिजनेस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं जो बैकएंड में नहीं जा रहे हैं कि पीछे क्या हो रहा है। तो मार्केट में जाओ, एक्चुअल नीड क्या, प्रॉब्लम क्या है वो समझो, उसके बाद आप प्रोडक्ट को लॉन्च करो या प्रोडक्ट को लेकर आओ, आपका बिजनेस सुपर हिट जाएगा। राइट। तो मतलब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, लाइक बस निकलना बहुत जरूरी है, ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज समझो, आप जरा अपने आप से पूछो ना, आपको लगता है दुनिया का कोई ऐसा ताला बना होगा जिसकी चाबी ना हो?
नहीं। तो दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा। दिक्कत ये ना, हम क्या सोचते हैं कि एसी कमरे में बैठा रहो और मेरे को सारा सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। दैट इज नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल, फील्ड में जाना पड़ेगा तो, है ना। तो जब भी प्रॉब्लम आप देखो उसका सॉल्यूशन है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा और आप ढूंढोगे तो यू आर सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल सर, ट्रू। वेल, एक रिटेल स्टोर से एक क्वेश्चन था कि यार हमने रिटेल स्टोर तो ओपन तो कर दिया, लेकिन अभी इसमें सिस्टम और कौन कौन से ऐसे बेहतरीन सिस्टम बताइए जिससे हम अपने मल्टीपल आउटलेट ओपन कर सकें। बिल्कुल, उसके क्या सिस्टम है? देखो आज रिटेल बिजनेस देखने जाए तो एक बहुत बढ़िया बिजनेस है और देखने बहुत घटिया बिजनेस है। बिल्कुल, देखो जिसको करना आता है ना उसके लिए रिटेल से बढ़िया कोई नहीं है। जिसको नहीं करना आता ना उसके लिए घटिया, सबसे दुनिया का घटिया से घटिया बिजनेस है रिटेल। अभी समझो, वॉलमार्ट से कोई पूछेगा सर रिटेल बिजनेस कैसा, वो बोलेगा दुनिया का बेस्ट बिजनेस है। राइट। लेकिन आपके गली के अंदर जो गली के नुक्कड़ पे एक बंदा है जो एक आउटलेट को चलाने में स्ट्रगल फील कर रहा है, ठीक है, तो वो बंदे को बोलोगे रिटेल बिजनेस, बोला कभी नहीं आने का इसमें, मैं तो फंस गया हूँ। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे घटिया बिजनेस रिटेल है। आपको करना आता है कि नहीं आता उस पर डिपेंडेंट है। तो मैं आपको बता, आज रिटेल आउटलेट है ना, एक से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी वजह सबसे पहले चीज तो रिटेल का जो बिजनेस है ना वो पर्सन सेंट्रिक बना दिया है। पर्सन से दो चीजें होती है, पर्सन सेंट्रिक और सिस्टम सेंट्रिक। राइट। पर्सन सेंट्रिक का मतलब होता है मैं हूं तो मेरा बिजनेस चल रहा है, और सिस्टम सेंट्रिक मतलब होता है मैं नहीं हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सिस्टम काम कर रहा है। जी। अधिकतर लोगों को जो एक आउटलेट देख रहे हैं, जो एक आउटलेट में परेशान है, उनको आप पूछोगे ना आपके वहां पे स्टोर मैनेजर आपने क्यों नहीं रखा, तो वो बोल रहे मैं कर रहा हूं ना। अरे आप अगर एज अ स्टोर मैनेजर काम कर रहे हो तो दूसरा आउटलेट तैयार कौन करेगा, दूसरा कौन खोलेगा? राइट। आप ही वहीं पर बिजी हो। फिर पता है लोग क्या बोलते हैं, सर मैं दूसरा करना तो चाहता हूं लेकिन टाइम ही नहीं। अरे कहां से टाइम होगा? जो स्टोर मैनेजर आपका 15-20 हजार में काम करके दे सकता है उसका काम तो आप कर रहे हो, उसकी जगह आप बैठे हुए हो, तो दूसरा आउटलेट कैसे ओपन होगा? तो पहली चीज, अगर किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर मल्टीपल में जाना है या फ्रेंचाइजीज में जाना है, पहली चीज स्टोर मैनेजर ले आओ। ओके। अपने आप को गल्ले से फ्री करो। आप जब तक अपने ना वो कुर्सी पर बैठोगे ना, आप कभी भी मल्टीपल आउटलेट ओपन नहीं कर सकते हो। तो पहला, उस बंदे को एज अ स्टोर मैनेजर लेकर आओ। दूसरा, कई बार लोगों को डर होता है सर स्टोर मैनेजर लाऊंगा तो यार चोरी करेगा, है ना, फिर मेरे बिजनेस में गड़बड़ करेगा तो मेरा नुकसान होगा, ये सही से संभाल। अरे सारी चीजें होगी, स्टोर मैनेजर लेकर आओ, उसका जेडी केयर बनाओ, उसके लिए नियम बनाओ, रूल्स बनाओ, उसका रिपोर्टिंग लो डेली टू डेली। कैसे वो करेगा? आज पूरी दुनिया में इतनी फ्रेंचाइजीज चल रही, इतने आउटलेट चल रहे हैं, क्या सबके ऊपर क्या खुद के ऑनर खुद बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। उन्होंने किसी पर्सन के ऊपर डाला हुआ है और वो इंसान हमारे जैसा ही है। सिर्फ उसमें और हमारे में जो फर्क है वो ये है कि उन्होंने सिस्टम बनाया। स्टोर मैनेजर ले आओ, उसके लिए पूरी की पूरा सिस्टम डेवलप करो। कौन सा सिस्टम? पहला, उसका जेडी क्या है, मतलब कि उसको करना क्या क्या है, पूरे स्टोर में उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उसका जेडी बना लो, ठीक है। उसके लिए रूल्स बना लो, तुम्हें ये करना ये नहीं करना है, और उसके लिए डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग सिस्टम बनाओ कि भाई तुम्हें रोज मुझे ये चीजें का रिपोर्ट देना है। आपका स्टोर मैनेजर तैयार, आप फ्री हो गए, दूसरे आउटलेट पर आप चालू कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप रिटेल के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग का चेकलिस्ट बनाओ। एज एग्जांपल, आप ओपन करते हो तो आपको पता है कि मैं मेरी दुकान ओपन कैसे करता हूँ। आपके वहां पर जो दूसरा बंदा आएगा तो उसको भी वही चीज बना के दे दो ना, कि भाई ओपन करने से पहले आपको क्या करना है और ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है। चेकलिस्ट बना दो ओपनिंग का। सेम इवनिंग के टाइम पे चेकलिस्ट बना दो कि क्लोज करते समय इतनी इतनी चीजें आपको चेक करके क्लोज करनी है। तो ओपनिंग का आपने चेकलिस्ट बना दिया, क्लोजिंग का चेकलिस्ट बना दिया, ये दूसरा सिस्टम हो गया। तीसरा, क्लीनिंग का सिस्टम बनाओ, क्या क्या चीजें क्लीन हो गई डेली बेसिस के ऊपर। राइट। फ्लोर कौन क्लीन करेगा, डेस्क कौन क्लीन करेगा, सेल्फ कौन क्लीन करेगा, काउंटर कौन क्लीन करेगा। क्लीनिंग का सिस्टम बना दो, कितनी बार क्लीन होगा, कौन कौन से टाइम पे क्लीन होगा, क्लीनिंग का सिस्टम बना दो। देन उसके बाद में पूरा चौथी चीज जो आप बनाओ उनके ऊपर डिस्प्ले का सिस्टम बनाओ, कि भी आपको डिस्प्ले कितने दिन में रोटेट करना है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितने दिन में आपको रोटेट करना है। स्टॉक का सिस्टम बना दो, कि भी आपके गोडाउन से आपका जो स्टॉक होएगा तो इन और आउट का सिस्टम बना दो, स्टॉक रिसीविंग का सिस्टम बना दो। ये सारे सिस्टम बनाकर आप अपने रिटेल को मल्टीपल में लेकर जा सकते हो। मैं एक जगह पे ट्रेनिंग कर रहा था जी,
उन्होंने यही चीज़ पूछा कि सर रिटेल को मुझे ना मल्टीपल में लेकर जाना है तो कैसे मैं करूँ। मैंने उनको वो सिस्टम पर पूरा लिस्ट बना के दी, ये सारे सिस्टम बनाओ, आप एक नहीं 1000 आउटलेट आप ओपन करो, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझो, हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उनको मुझे ना ये कन्विंस करने में लगभग 3 से 4 साल लगे कि सर आप एक आउटलेट से मल्टीपल आउटलेट में जा सकते हो। बोला सर पॉसिबल नहीं है, नहीं जा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। माइंडसेट उनको ऐसा लगा कि मैं एक मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मैं दूसरा कैसे। आज के टाइम पे उनके 15 आउटलेट है। क्या बात है। तो ये माइंडसेट बनाना बहुत, क्योंकि देखो ज्यादातर रिटेलर के माइंड में क्या होता है, गल्ले पर मैं बैठूंगा तो सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक माइंडसेट है। अरे आपसे बेहतर भी लोग मार्केट में अवेलेबल हैं। बिल्कुल, आप उनको मौका तो दो। बिल्कुल। एक अपने सूरत की एक बढ़िया कंपनी है, उनका उनके ऑनर का कहीं पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मैं भी गया था, तो मैं सुन रहा था उनकी बातें। तो बोले यार हम है ना, हमारे आउटलेट के अंदर हमारा जो सुपर स्टोर है ना, हम 2% ना काउंट कर लेते हैं कि 2% ना चोरी हो जाएगा। स्टाफ करेगा या फिर कस्टमर करेगा। तो 2% को चोरी करने के लिए मैं खुद काउंटर पे बैठ जाऊं ना, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सही बात है। तो 2% को मैंने काउंट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, 2% हो जाए, मैं उसके लिए क्या करूं, मैं उसके लिए क्या करूं, है ना। तो समझो कि अगर आप अपने माइंडसेट को थोड़ा ब्रॉड करोगे ना, आज के टाइम पे उनके लगभग 12 से 14 उनके सुपर स्टोर है, डीमार्ट के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। राइट। सिर्फ उन्होंने ये चीज बनाई कि भाई मेरे वहां पर 2% है ना, वो चोरी होगा या कस्टमर करेगा या हमारा स्टाफ करेगा। तो वो 2% को बचाने के चक्कर में मैं मल्टीपल आउटलेट नहीं खोलूं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। सिस्टम बनाया और 98% तो मुझे मिल रहा है ना, तो 98% पे फोकस करो। तो सिस्टम्स बनाए। कैसे सिस्टम बनाए कि भाई टीम को ड्रेस कोड दिया, टीम के लिए सिस्टम लगाए, टेक्नोलॉजीज लगाए, सॉफ्टवेयर लगाया, गोडाउन अलग किया, स्टॉक रिसीविंग का प्रोसेस बनाया, ओपनिंग का एंड क्लोजिंग का बनाया, उसके बाद में उन्होंने डिस्प्ले का बनाया, डेड स्टॉक कैसे निकालना है उसका बनाया, परचेस का सिस्टम बनाया, फाइनेंस का, अकाउंटिंग का सिस्टम है, सारे के सारे आज पूरा का पूरा ऑपरेटेड, सेल्फ ऑपरेटेड है। और सबसे बड़ी चीज, ये सिस्टम बनाने के बाद आपसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन टेक्नोलॉजी से नहीं होंगी। तो सबसे ज्यादा ये सारे सिस्टम बनाने के कारण ना लोग अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। और जो लोग अपना बिजनेस नहीं ग्रो कर पा रहे हैं ना, मल्टीपल आउटलेट नहीं चालू कर पा रहे हैं, ये सारे सिस्टम नहीं बना रहे हैं। अब उनको समझो, हम कई बार एज अ कंसल्टेंट हम उनको बोलते हैं सर ये सिस्टम बना जी, विशाल भाई नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं नहीं कर पाऊँ। अरे आप नहीं कर सकते इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट में कोई नहीं अवेलेबल है। बहुत सारे लोग अवेलेबल है, कर सकते हैं अगर कोशिश करो। राइट। और समझो हमने तो कितने सारे रिटेलर्स को ग्रो करने में हेल्प किया ऐसे सारे सिस्टम्स बना के। तो और सबसे बड़ी सिस्टम तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी रिटेलर्स हैं ना, उन लोगों को सबसे पहले 2 सिस्टम बनाओ। पहला कि उनके वहां पे जब भी ओपनिंग, मॉर्निंग में ओपनिंग होती है ना, तो ओपनिंग होने के बाद में पहले प्रेयर चालू करो। ओके। क्योंकि यार समझो एक चीज को, आप खुद अपने घर से झगड़े करके आते हो, स्टाफ भी झगड़े करके आता है, और झगड़े के मूड के अंदर तुम लोग काम शुरू करते हो, तो तुम्हारा काम सुधरेगा कैसे, बिगड़ेगा ही। तो पहली चीज प्रेयर का सिस्टम चालू करो, ठीक है। दूसरा मॉर्निंग मीटिंग का, जिसको रिटेलिंग के अंदर कहते हैं ब्रीफिंग मीटिंग। ओके। मॉर्निंग में ब्रीफिंग मीटिंग करो कि कल हमने क्या गलती की थी और क्या आज सुधारना। ये बहुत जरूरी है। 5 या 10 मिनट की स्टैंड मीटिंग होती है, राइट, जिसमें आप डिस्कस कर लेते हो कि आज कौन क्या करने वाला है। और जब कौन क्या करने वाला है ये प्लान करने के बाद में लोग काम पर लगते हैं ना, काम बहुत तेज होता है। ये 2-3 सिस्टम आप एज सुन एज, इसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये आज से आप कर सकते हो। राइट। तो ये सारे सिस्टम लगा के आप अपने रिटेल बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकते हो। तो जनरली लोग यही माइंडसेट लेके चलते हैं और सोचने में बहुत वक्त ज़ाया करते हैं कि यार उनके लिए क्या बेहतरीन हो सकता है, उसके ऊपर वो सोचते नहीं है और अनजाने में मतलब गलत डिसीजन लेके अपने बिजनेस को थोड़ा सा डी ग्रोथ में लेके आते हैं। इसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में ना वो कहते हैं एनालिसिस, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। राइट, है ना। एक इंसान ये सोचता है यार भैंस काली होती है, घास हरा खाती है, दूध सफेद कैसे देती है। राइट। अरे एक दूध बेचने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
राइट। वो भैंस कालियों गोरियों से क्या, उसको किससे प्रॉफिट है? दूध बेचने से ना। राइट। तो यार तुम जहां तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है वहां तुम फोकस करो। तो बाकी सारी चीजों के ऊपर क्यों जा रहे हो? होगा नहीं होगा, अरे करोगे, आपका प्रॉफिट होगा तो कंटिन्यू करना, नहीं प्रॉफिट होगा तो छोड़ देना। राइट। तो बहुत ज्यादा सोच, और देखो अधिकतर मैंने लोगों को देखा है ना कि सोचने में ज्यादा वक्त निकालने के कारण एक बार उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली गई ना, फिर चली गई। राइट। तो अधिकतर लोगों का बिजनेस ना ग्रो करने का ये भी एक कारण है कि वो सोचते बहुत ज्यादा है किसी चीज को डिसीजन लेने में। राइट। तो टाइम टू टाइम डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। राइट। सर एक क्लाइंट का क्वेश्चन है कि उधारी सर कैसे बंद करें? मतलब जनरली मैं भी यही देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बिजनेस जो करते हैं वो उधारी में ज़्यादा करते हैं, क्रेडिट में मतलब क्रेडिट उनका बहुत ही वो होता है, लैकिंग होता है। देखो उधारी का बिजनेस वही करता है जिसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है या उसने ब्रांड नहीं बनाया। एज एग्जांपल समझो, आप अगर किसी मॉल के अंदर या किसी बाटा के शोरूम में आप गए, आपको लगता है आप उधर जाके बोलोगे सर मेरे को उधारी पे दो ना, आप नहीं मांगोगे। राइट। ठीक है, लेकिन आपके गली के नुक्कड़ पे जो किराने की दुकान है ना, वहां जाओगे तो बोलोगे आप उधारी दो, वो देगा। राइट। क्योंकि उसको पता है कि मैं उधारी नहीं दूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। राइट। तो इसका कारण है, इसका कारण क्या है कि भाई आप एज अ बिजनेस दो चीजों को पहले आप कंट्रोल करो। दो चीजों को सबसे पहले जी। कि आप है ना अपना बिजनेस एज अ ब्रांड तरीके से चलाओ। राइट। ठीक है, कि आपको अपनी ब्रांड बनानी पड़ेगी, आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको लोगों से अच्छा दिखना पड़ेगा। और दूसरा, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। आज एज एग्जांपल, जी। जो चीज हम अपने गली के नुक्कड़ के किराने पर से उधार में लाते हैं, वही चीज डीमार्ट में जाके हम कैश में लाते हैं। सही बात है। प्रोडक्ट सेम है। राइट। एक बंदा उधार बेच रहा है और एक बंदा जो है वो कैश में बेच रहा है। बिल्कुल सही। कैश में आप जाते हो तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिलता है, उधार में आपको डिस्काउंट कुछ नहीं मिलता। लेकिन उधार में ना उसको एक संतुष्टि होती है, मेरा प्रोडक्ट तो बिक रहा है ना। तो उधारी बंद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहली चीज तो आप खुद उधार देना बंद करो, और उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस इंप्रूव करो। क्योंकि जब मैं आपको कैश दूंगा ना, तो कैश देने के टाइम पे मैं दो चीज एज ए कस्टमर डिमांड करूंगा। पहली चीज, मुझे अच्छी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। सही बात है। मैंने पैसा पूरा दिया तो मुझे अच्छी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, मुझे अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए। राइट। ये दो चीज अगर आप इंप्रूव कर लेते हो तो आप उधार ना बंद कर दोगे, तो आपके वहां वो कस्टमर आएंगे जिनको ये दो चीज चाहिए कि मुझे पैसा अभी देना है। एज एग्जांपल समझो, आप किसी भी ब्रांडेड शोरूम में जाते हो, किसी भी चीज का, कपड़े का, घड़ी का, जूते का, गाड़ी का, कुछ भी आप ले लो, कोई भी बढ़िया ब्रांडेड शोरूम में जाते हो ना, तो वहां पर आप ये बोलते हो कि मैं यार आपको पैसे दे रहा हूं, मुझे ये दो चीज चाहिए, और वो देते हो, वो उसी पर तो फोकस करते हैं जी। कि इन्होंने ये पैसे दिए, उसके हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट इनको मिलने चाहिए। दूसरी, सर्विस मिलने चाहिए। ये दो चीजों के ऊपर काम करो। तीसरा, अगर आपका उधार गया है, आपने दिया हुआ है और आपका पैसा नहीं निकल रहा है, तो समझो एक चीज आप करो, सबसे पहले तो आपके वहां पर आप पैसा मांगना बंद कर दो। ओके। जिसको उधार दिया ना, आप मत मांगो। ओके। एक लड़की को बिठाओ एज ए अकाउंटेंट और उससे बोलो कि तुम फॉलो लो। ओके। मैं क्लाइंट का काम कर रहा था, करीबन अच्छा खासा उनका 200-250 करोड़ का उनका बिजनेस था। जी। तो उनका चांदी का बिजनेस था। Okay. चांदी के पायल वगैरह बेचते थे। उनसे मैंने पूछा, बोला सर मार्केट में आपका आउटस्टैंडिंग क्या है? बोला सर 10 करोड़ से ज्यादा है। मतलब क्यों? बोले बस है सर। तो हमने बोला ठीक है, आपके कस्टमर से मिलते हैं, बात करते हैं कि क्यों आउटस्टैंडिंग है। एक कस्टमर से बातचीत हुई, मैंने बोला सर इनकी अच्छी बातें और बुरी बातें आप बताओ। बोले अच्छी बातें ये है कि ये पैसे नहीं मांगते। अच्छा, बुरी बात क्या? बोले बुरी बात भी यही है कि पैसे नहीं मांगते। मैंने बोला कैसे? बोले देखो सर, मैं रिटेलर हूँ, ठीक है, कोई होलसेलर मुझे अपना माल देकर गया, तो जो पैसा मांगेगा ना, मेरी प्रायोरिटी पहले उसको होगी। जी। जो मुझे मांगेगा पहली प्रायोरिटी, और जो नहीं मांगेगा मैं उसको लास्ट में रखूंगा। तो ये मुझसे नहीं मांगते, इसलिए मैं इनको लास्ट में देता हूँ। राइट। तो कई बार ना हम कस्टमर को दे तो देते हैं माल, लेकिन उससे पैसा मांगने के लिए फोन नहीं करते हैं। हम शर्म करते हैं कि यार
क्यों फोन करना, उसके पास पैसे होंगे दे दो। अरे भाई उसके पास पैसे हैं लेकिन आप नहीं मांगोगे तब तक वो नहीं देगा। सो बेस्ट ऑप्शन है आप पैसे मांगना बंद कर दो। तो हमने क्या किया, उनको बोला कि सर आपके वहां से आज के बाद आपका कॉल किसी को नहीं जाएगा पैसे मांगने के लिए। बोले फिर कौन करेगा? आपकी टीम में एक लड़की को तैयार करेंगे। उनकी टीम में एक लड़की को तैयार किया, उनको पूरा डेटा दिया कि किसके पास से कितना है। आज के टाइम पे 0 उधारी है उनकी। क्या बात है। जो पैसा गया, जैसे कि जो माल लेकर गया उसने बोला 7 दिन के बाद में मैं पैसा दे दूं, तो 6वें दिन बिल पहुंच जाता, 7वें दिन फोन जाता, 8वें दिन पेमेंट आ जाता। और पहले यही चीज वो नहीं करते थे, क्योंकि एज अ समझो एज अ ऑनर क्या होता है ना, हम दूसरे बिजनेसमैन की तकलीफ को कई बार महसूस कर लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। राइट। आप बिजनेस में अगर दूसरे की तकलीफ को महसूस कर लोगे ना तो आप अपना नुकसान करोगे। राइट। आप धंधा लेकर बैठे हो तो आपको आपके धंधे को लेके स्ट्रिक्ट रहना है। राइट। दोस्ती यारी सब अपनी जगह, धंधे को लेके आप अगर दोस्ती यारी करोगे तो आपका बिजनेस ऑलवेज लॉस करेगा। राइट। मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने ये कंडीशन लगाया, आपका रिलेशन है, आपका मेरे साथ फ्रेंडशिप है, घर पे आओ, खाना खाओ, रहो, मस्त एंजॉय, धंधे में उधारी एक दिन की भी नहीं दूंगा। बिल्कुल। आज माल निकालो, पैसे देकर जाओ। ट्रू। तो समझो कि आपने अगर किसी को उधार दिया है या आपकी उधारी है मार्केट में और पैसा नहीं आ रहा है, आप फॉलोअप करना बंद कर दो। किसी लड़की को बिठाओ, उसको ट्रेन करो, उसको डेटा दे दो कि आपको फोन करके पेमेंट मांगना है, और उसको एक डायलॉग भी सिखाओ। उस लड़की को ये डायलॉग भी सिखाओ, और डायलॉग यह होना चाहिए, सर पेमेंट नहीं आएगा ना तो मेरा नौकरी चला जाएगा। राइट। राइट। ये डायलॉग बोलना सिखाओ उसको। राइट। है ना? तो अगर है ना, अगर कंटिन्यूसली, और दूसरा लड़की रखने के पीछे का कारण भी मैं आपको बताता हूँ। देखो एक लड़का होगा, फोन करेगा ना तो शायद 2 बार 3 बार के बाद फोन पे सामने वाला बंदा इरिटेट होके उसको कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, लड़की को जल्दी नहीं बोलेंगे। तो इसलिए एक फीमेल को लगाओ आपके वहां से, और आने वाले 1 महीने में आप चाहो तो आपका पूरा का पूरा जितना आउटस्टैंडिंग है वो कवर कर सकते हैं। राइट। राइट। बहुत बढ़िया ओके सर। एक क्वेश्चन है कि कस्टमर को सर कैसे रिटेन करके, मतलब किसी किसी का बिजनेस है बहुत सीजनल भी होता है कि यार हमारे पास जैसे दिवाली है तो उसमें कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, फुटफॉल्स बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि यार कस्टमर को हम अटेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। राइट। जो हमारा कन्वर्शन रेशियो वो हमारा फुलफिल हो ही नहीं पा रहा है। राइट। कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से वो अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, कस्टमर को रिटेन ना करना मतलब आप ये कह सकते हो आपका डेटा मैनेजमेंट बहुत पुअर है। आप डेटा मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। अच्छा। अगर मानो आपके वहां कस्टमर आया है तो आपके पास डेटा होगा। तो ऐसा क्यों कि दिवाली के टाइम ही वो आपको यहाँ पे आता है? बीच में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं ना। राइट। प्रॉब्लम ये आपके पास डेटा नहीं है, आप उसको पूरी दिवाली ही कांटेक्ट करते हो। बीच में ना आपकी तरफ से फोन जाता है, ना मैसेजेस जाते हैं, ना कोई अपडेट जाता है। तो वो लास्ट में आपके यहाँ पे फ्लो बढ़ जाता है, तो आपके पास डेटा ही नहीं बचेगा। राइट। आप डेटा ही कैसे कवर करोगे? तो जैसे कि मानो हम रिटेल के अंदर एक चीज सिखाते हैं कि भाई आप स्कीम ऑफर लगाओ हैप्पी आवर का। हैप्पी आवर का मतलब ये होता है कि भाई आप है ना उस समय में ये स्कीम चलाओ जिस समय में कस्टमर का फुटफॉल कम होता है। जनरली क्या होता है कि रिटेल के अंदर सुबह में भीड़ ज्यादा होती है और शाम को भीड़ ज्यादा होती है। राइट ना? अब ये सुबह शाम की भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो लोगों को मैनेज करना मुश्किल होता है। राइट। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ऑफर या स्कीम बताई जाए ना, तो वो अपना सुबह या शाम का टाइम एडजस्ट करके आपके उस टाइम में आ जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं हैप्पी आवर। अब एज एग्जांपल मानो 2 से 4 का आपने हैप्पी आवर का आपने सिस्टम लगाया जी, आपने स्कीम बनाई है, तो सुबह के कुछ लोग दोपहर में आ गए, शाम के कुछ लोग दोपहर में आ गए, तो सुबह शाम की भीड़ थोड़ी कम हो गई। राइट। तो आप डेटा मैनेज कर सकते हो। तो आपको इसी तरीके से आप पूरे सीजन में, पूरे साल में कस्टमर का डेटा रखो, कस्टमर को टाइम टू टाइम कॉल करो, कौन सी प्रोडक्ट हमारी आ रही है, कौन सी प्रोडक्ट हमारी लेटेस्ट है, कौन सी प्रोडक्ट में क्या हमारी स्कीम चल रही है, क्या ऑफर चल रहा है, आप अपडेट दो। राइट। आप उनको अपडेट देते रहोगे तो वो आपके साथ एंगेज रहेंगे। याद रखना, दिवाली के अंदर आपके वहाँ कस्टमर अगर आया खरीदने के लिए तो आपका कस्टमर नहीं है जी। ओके। दिवाली में अगर आपके वहाँ कस्टमर आया खरीदने के लिए तो वो आपका कस्टमर नहीं है, वो किसी और का कस्टमर है जो आपके वहां पर आया हुआ है। ओके। और इसलिए आया हुआ है क्योंकि हो सकता है उसको बाहर से कहीं और चीज वो ना मिली हो जो उसको चाहिए।
सही बात तो है। अगर आप उसका डेटा मेंटेन नहीं करोगे, उससे एंगेजमेंट बना के नहीं रखोगे, रिलेशन डेवलप नहीं करोगे, तो वो आपके यहाँ दोबारा नहीं दिखेगा। राइट। हम हमारा एलडीपी करवाते हैं, तो एलडीपी के अंदर हम बताते हैं आपके वहाँ 4 तरह के कस्टमर होते हैं। ओके। समझो, Right. पहला होता है आपके वहाँ पे होते हैं की कस्टमर, राइट। ठीक है, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर होते हैं। जी। दूसरे होते हैं आपके लॉयल कस्टमर होते हैं, जी। राइट, जो आपके साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। राइट। तीसरे होते हैं ट्राइजूमर, जो आपके वहाँ ट्राई करने आते हैं। और चौथे होते हैं डायरेक्ट कस्टमर, राइट। ऐसे सीजन में वॉकिंग कस्टमर आते हैं। राइट। निकला था आपके वहाँ, देखा कुछ अच्छा है तो रुक गए, आपके कस्टमर नहीं है वो, बस देखा रुक गए। अगर उनका डेटा आप मैनेज नहीं करोगे, उनसे रिलेशन नहीं डेवलप करोगे, तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। तो अधिकतर जो ये सवाल करते हैं कि सर मैं कस्टमर को रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे यहाँ कस्टमर रिपीट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप डेटा मैनेज नहीं कर रहे हो। आप अपने कस्टमर से, आप अपने जो क्लाइंट है उनसे पूछो, सर आपके पास कितना डेटा है। तो हो सकता है डेटा उन्होंने बनाया भी हो, उस डेटा पर काम क्या करते हो? कुछ नहीं। राइट। तो उस डेटा पर काम करना शुरू करो, मैसेजेस करो, कॉल्स करो, उन लोगों को अपडेट करो अपनी नई चीज़ों के बारे में, उनको अपने वहाँ पे टाइम टू टाइम इनवाइट करो। अपनी कंपनी की एनिवर्सरी या रिटेल स्टोर का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो, उसमें उनको इनवाइट करो। आपके वहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में अपने कस्टमर्स को बुलाओ, या कस्टमर को कोई फंक्शन होता है उसमें जाओ। आपके कस्टमर का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, बच्चों का कोई होता है, उसमें उनको कुछ गिफ्ट या प्रेजेंट उनको भेजो, या उनको विश करो। ये सारे तरीके हैं कस्टमर के साथ में एंगेज करने का। अगर आप कस्टमर से, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कस्टमर को आप है ना उसी टाइम याद करोगे जिस टाइम आपको जरूरत है ना, तो कस्टमर भी आपको उसी टाइम याद करेगा जब उसको जरूरत है। राइट। सिंपल सा है। सही बात है। देखो सिंपल सी चीज है। आज प्रॉब्लम क्या है पता है? गिव एंड टेक वाली है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। आपने मेरे को पूरे साल कुछ ना कुछ अपडेट किया है ना, तो चांसेस ज्यादा है कि मैं दिवाली के टाइम पे या फेस्टिवल में या सीजन में आपके वहां आऊं। लेकिन आपने कुछ नहीं किया है ना, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कस्टमर मेरे वहां आएगा? जी। है ना? तो आज जो कस्टमर को एंटरटेन कर रहा है, कस्टमर उधर जाएगा। आप एंटरटेन करो, आपका कस्टमर आपके वहां आएगा। राइट। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं, जो भी ये कह रहे हैं कि भाई मेरा कस्टमर रिटर्न नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करें? डेटा मैनेज करो, और उस डेटा को कंटिन्यूसली अपने कस्टमर के साथ में एंगेज रहो। मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल्स के जरिए, या किसी ना किसी फंक्शन या किसी इवेंट के जरिए, बट उनको अपने साथ जोड़े रखो। उनको टाइम टू टाइम अपना अपडेट देते रहो। कई बार लोगों को ऐसा लगता है आपकी दुकान बंद हो गई है, जी एग्जैक्टली, आपका अपडेट नहीं आ रहा है। समझो, आज मानो आपने 5 साल पहले किसी के वहां से कोई टी शर्ट खरीदा और आपके पास में उसका अपडेट नहीं आ रहा, तो आप नहीं जाओगे डायरेक्टली ना। आपको क्या लगेगा, पता नहीं यार 5 साल पुराना है, होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि भाई कस्टमर है ना, वो दुकान वाला जो है ना, उसने दुकान बंद कर दिया, तो हो सकता है। तो इस तरीके से आप है ना अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए उनके साथ लगातार एंगेजमेंट एक्टिविटी बनाए रखो, तभी आपका कस्टमर रिटेन होगा। ओके। तो डेटा मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सर। कहते हैं कि कस्टमर इज आवर किंग, सो वी आर किंग मेकर्स। एग्जैक्टली। तो कस्टमर को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। आज कस्टमर को पकड़ के नहीं रखोगे ना, तो कस्टमर आपके वहां से चला ही जाएगा। ओके। आज मैं लिटरली, हम लोग रिटेल का कोर्स करवा रहे थे, तो मैंने बताया रिटेल का मतलब ये नहीं होता है कि कस्टमर के लिए दुकान खोल दो और खड़े होकर वेट करो। दैट इज नॉट रिटेल। आज रिटेलिंग का मतलब ये होता है कस्टमर तक पहुंचो आप। आज आपका कस्टमर आपके वहां नहीं आएगा अगर आप उन तक नहीं पहुंचोगे ना, या उनको अपने वहां तक बुलाने का कोई तरीका नहीं ढूंढोगे ना, कस्टमर अब नहीं आएगा आपके वहां। क्यों? अमेज़न उनके घर तक पहुंच गया है, फ्लिपकार्ट उनके घर तक पहुंच गया है। तो जो उनके घर तक पहुंच गया, उनको छोड़ के आपके वहां क्यों आएगा बंदा? और वो भी आपके ऐसे बिहेवियर पे कि आप उसको साल में कभी नहीं याद करते हो, साल में उसके बारे में कभी कुछ राय या मशवरा नहीं लेते हो, कभी कुछ पूछते नहीं हो। तो वो आपको ऐसा लगता है कि सीजन के टाइम पे वो आपके वहां पे सडनली प्रकट हो जाएगा। नॉट पॉसिबल। तो ये बेवकूफ़ी वाला कहते हैं ना एक स्टेप है कि मैं ये सोचूं कि भाई मैंने कस्टमर के साथ पूरे साल कुछ नहीं किया, और एंड द सीजन के अंदर मुझे कस्टमर आ जाए, फ्लो मिल जाए, और मेरा कस्टमर है ना मेरे साथ में लगातार बने। नहीं, आपको बनाए रखने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, ये प्रोसेस करनी बहुत ज़रूरी है। सर जैसे कि मार्केट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण बिंग ऑनर की हमारी भी ये जवाबदारी बनती है कि यार हमें टेक्निकली अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। आज समझो, ये पता है ये स्टेटमेंट कौन बोलता है कि मार्केट में कट थ्रोट का कंपटीशन चालू है?
जो है ना सिंपल सा मेहनत नहीं करना चाहता। राइट। सिंपल सा है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है। राइट। आपके फादर या आपके दादाजी क्या करते थे? खेती करते थे, मेरे भी करते थे। राइट। प्रॉब्लम क्या है पता है? ऐसा नहीं है खेती में धंधा नहीं होता, खेती में पैसे नहीं है, हम करना नहीं चाहते। मैं रिसेंटली मैं बताऊं, मेरे रिलेटिव हैं, वो बता रहे थे यार पिछले एक सीजन के अंदर उन्होंने कुछ 3.5 लाख रुपए का उन्होंने तो कुछ गेहूं बेचा। जो घर में खाने के लिए रखा वो तो बढ़िया ही है, वो तो है ही। 3.5 लाख रुपए का गेहूं बेचा एक सीजन, मतलब 4 महीने उन्होंने मेहनत की और 3.5 लाख रुपए। मैं वही सोच रहा था यार, 3.5 लाख रुपए 4 महीने के अंदर क्या प्रॉफिट है, जबरदस्त जबरदस्त। हम उतना नहीं कमा पाएंगे। हम नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर, कितना लोग कमा रहे हैं 3.5 लाख रुपए महीने का या फिर 4 महीने का। नहीं तो समझो मार्केट में ये वही बातें कर रहे हैं कि जो मेहनत नहीं करना चाहते। आज आप देखोगे ना, कितने सारे रिटेलर्स को आप देखोगे सुबह दुकान खोल दिए और दुकान खोलने के बाद में बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और है ना वेट कर रहे हैं कि कस्टमर आएगा तो करेंगे, कस्टमर आएगा। अरे कस्टमर क्यों आएगा भाई? आपके जैसे मार्केट में कितने और लोग पड़े हुए हैं आपकी जैसी प्रोडक्ट या सर्विस लेके। कितने सारे लोग उनको लगातार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर हमारे वहाँ। तो जो मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, जो अपडेट कर रहे हैं, उनके वहां जाएगा बंदा, या आप बैठ के मोबाइल लेके आप रील देख रहे हो, आप मजे कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, आपके वहां आएगा? बिल्कुल सही बात। तो ये वही बातें कर रहे हैं कि भाई कट थॉट कुछ नहीं है, कट थॉट कंपटीशन आज का थोड़ी है, बिल्कुल आज का नहीं है। समझो एक चीज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिस बंदे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की ना और फेल हो गया, तो वो क्या बोलता है? पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ था। है ना? पेपर बहुत टफ था। वो चेक करने वाले बंदे ने पक्षपात किया है। समझो जी। वो कौन बोल रहा है? जो फेल हुआ है और जिसने पूरे साल कुछ नहीं किया, वो ये बोल रहा है। और जिसने पूरे साल मेहनत की उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैंने मेहनत की है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं आराम से निकल जाऊंगा। तो वो नहीं बोलता है कि कट थ्रोट कंपटीशन है, क्योंकि उसने मेहनत की है। तो ये बंदा बोल रहा है कट थ्रोट कंपटीशन है कि जिसने कुछ नहीं किया, जो बैठ के दुकान ओपन करके। मैं देखता हूँ अधिकतर, अब ये दिवाली का सीजन गया है ना, अब दिवाली के सीजन के अंदर लोगों ने सबने कमाए होंगे, सबने धंधा किया होगा, क्योंकि दिवाली का सीजन ऐसा था कि जहां पर कस्टमर आते ही है जी। असली बिजनेस तो अब शुरू है। एग्जैक्टली। असली बिजनेस अब शुरू हुआ। अब जिसके दुकान में कस्टमर आ रहे हैं ना, समझना वो एक्चुअल में बिजनेस करने वाला है। बाकी तो वो बहती गंगा में लोगों ने हाथ ही धोए। ट्रू। तो दिवाली गई, दिवाली में बहती गंगा में बहुतों ने हाथ धोया। तो अब जो सही बिजनेसमैन की एक्चुअल निशानी है ना, या कहते हैं ना एक्चुअल जो अब उसकी परीक्षा ना अब शुरू हुई कि दिवाली के बाद आपके वहां कस्टमर आ रहे कि नहीं आ रहे। क्योंकि लोग क्या है, दिवाली टू दिवाली हो गए। इस दिवाली कस्टमर लोग क्या बोलते हैं, सर मेरा बिजनेस सीजनेबल है। अभी आपने सवाल पूछा कि कुछ लोग बोलते हैं सर अरे सीजनेबल जैसा कुछ नहीं आता है, सीजनेबल जैसा कुछ नहीं होता। क्यों पता है? हम इंडिया में बैठे हैं, इंडिया के अंदर यहाँ पर दिवाली है। आपको क्या लगता है साउथ में दिवाली है? नहीं मनाते भाई, नहीं मनाते। मैं वही बता रहा हूं, महाराष्ट्र में जितने बढ़िया तरीके से गणेश चतुर्थी मनाते हैं, दूसरी जगह नहीं मनाते। अभी छठ जितना यूपी बिहार मनाते हैं, सब जगह नहीं मनाते। तो आज के टाइम पर ना हम इंडिया में बैठे हैं, 365 दिन कोई ना कोई त्योहार है जी। अगर उस त्योहार के हिसाब से आपको धंधा करना नहीं आता है, तो आपका यही स्टेटमेंट होगा, सर बहुत कंपटीशन है। क्योंकि आप त्योहार टू त्योहार जा रहे, दिवाली टू दिवाली। दिवाली में धंधा हुआ, अब अगली दिवाली का वेट करेंगे। दिवाली में धंधा हुआ, अगली दिवाली का वेट करेंगे। ये चीज होता है। आप अपने बिजनेस को फिर से प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज करो। आपकी चीजें आपकी कंट्रोल में आएंगी और आप बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओ। आपने कभी ऐसा सुना है कि भाई मुकेश अंबानी ने बोला होगा सीजनेबल बिजनेस? नेवर। तो किसी बड़े बिजनेसमैन ने नहीं, पता है उनको बिजनेस करना आता है, इसलिए वो कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलते। तो मुझे बिजनेस करना नहीं आता है, लेकिन मुझे ये तो बताना है ना मार्केट में कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, मुझे फिर बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा स्टेटमेंट बोला। तो ऐसा कुछ नहीं, आप अपने बिजनेस को थोड़ा रिवाइज करो,
अपने बिजनेस के अंदर थोड़ा और समझने की कोशिश करो, मार्केट को और अंडरस्टैंड करो, आपका बिजनेस हर सीजन में सुपर हिट जाएगा। ट्रू। एवरी सीजन में राइट। आपका बिजनेस सुपर हिट जाएगा। अरे हम हमारी ऑफिस जहाँ यही नियर बाय हमारे क्लाइंट है, उनका 2400 मतलब कहते हैं 365 दिन सीजन ही रहता है उनका। क्या बात है। 365 दिन सीजन ही रहता है उनका। उनके वहां पर दिवाली कब है, दशहरा कब, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूसली भीड़ मिलेगी, कंटिन्यूसली उनकी भीड़ मिलेगी। सो इट्स ए कहते हैं ना, इट्स ए स्ट्रेटजी। आपको आपके बिजनेस को लेके नई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। आपको ये माइंडसेट में से बाहर आना पड़ेगा कि सीजन में बिजनेस होता है, ऑफ सीजन में नहीं होता है। ऑफ सीजन में होता है, आपको अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे। तरीके चेंज करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली हम रिटेल में सिखा रहे थे, एक जगह पर मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने पूछा स्कीम और ऑफर कब बनाना चाहिए, तो सबने बोला सर फेस्टिवल आता है तब। मैं फेस्टिवल में तो वैसे भी कस्टमर आएंगे, तो स्कीम और ऑफर की क्या जरूरत है, ऑफ सीजन में बनाओ। राइट। अभी कस्टमर नहीं है अब बनाओ ना, अब रिक्वायरमेंट है, अब कस्टमर को बुलाओ कि मेरे वहां पे ये स्पेशल स्कीम है, ये स्पेशल ऑफर है, अब कस्टमर को बुलाओ। राइट। तो लोग है ना थोड़ा अपना तरीका चेंज करने को तैयार नहीं है, और वो पुराने तरीके से सोच रहे हैं मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट। तो तरीके चेंज करने की रिक्वायरमेंट है सर, और जो मेंटल ब्लॉकेज है उनको हटाने की रिक्वायरमेंट। और सबसे बड़ी चीज पता है कि ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उनको आप देखोगे ना तो यार उनका एसोसिएशन ही नहीं है। मतलब कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते ही नहीं है जो अच्छा बिजनेस कर रहा है, ऐसे ग्रोइंग माइंडसेट के साथ बैठते ही नहीं है। वो क्या वो अपने ही जैसे लोगों के साथ बैठ के, एक बंदे ने छेड़ दिया यार मार्केट में बहुत मंदी है, तो सबने वही राह गलापना शुरू किया, हाँ हाँ मार्केट में बहुत मंदी है। मैं रिसेंटली अभी एक क्लाइंट के साथ बैठा था, उन्होंने यही स्टेटमेंट बोला। मैंने बोले सर मार्केट में इस साल बहुत मंदी है। मैंने बोला सही बात है सर, कितनी दुकानें हैं पूरे सूरत में आपके जैसे? बोले सर 2-3 हज़ार होंगे। मतलब सबके डेटा होंगे आपके पास? बोले नहीं नहीं सर सबके डेटा में। कितने लोगों ने ऐसा बोला? बोले 5-6 लोगों ने बोला। मतलब 5-6 लोगों ने बोल दिया मंदी है, तो आपने डिसीजन ले लिया कि 2-3 हज़ार दुकानों में मंदी है। सही बात। कैसे? मैंने बोला चलो मैं आपको 10 दुकान दिखाता जो बोल रहे हैं इस सीजन हम सबसे ज्यादा धंधा करने वाले। बिल्कुल। और मुझे एक समझ में नहीं आता है जो ये बोलते हैं कि मार्केट में मंदी है, जरा बाजार में निकलो तो सही, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो मंदी कहाँ है? आप बोल रहे हो ठीक है मंदी है, आप बाजार में निकलो, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये कौन लोग हैं और कहां से आ रहे हैं? ये इतना पैसा खर्चा हो रहा है, कहां से हो रहा है? सूत्रों के हिसाब से। हाँ तो ये ना ये भ्रम जो पाला हुआ है ना कि मार्केट में बहुत मंदी है, ये है ना, ये सिंपल सा है, काम चोरी करने का एक बहुत बेहतरीन बहाना है। राइट सर। मार्केट में मैंने बोल दिया ना, मतलब सबको बोल दिया मार्केट में बहुत मंदी है, तो मैं फ्री हो गया कि मेरा धंधा नहीं होगा ना तो कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा कि तूने मेहनत नहीं की। तो मेहनत से बचने के लिए मैंने हाथ उठा दिया, क्या मार्केट में मंदी है। राइट। और ये खासकर आप देखोगे ना तो कुछ स्पेशल इंडस्ट्रीज के लिए ये ज्यादा लागू होता है, जो हर बार यही राग अलापते हैं मंदी है, लेकिन करेंगे धंधा दबा के। राइट। तो ये माइंडसेट है और इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। राइट सर। मार्केट के अंदर ऑलवेज कस्टमर का फ्लो है, मार्केट में ऑलवेज कस्टमर अवेलेबल है, मार्केट में ऑलवेज ग्रोथ है, बस आपके वहां से नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी भी वो पुराना तरीका पकड़ के रखा है, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेटेजीज नहीं चेंज कर रहे हो, अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर रहे हो, इसलिए आपके वहां पर आपको लग रहा है बिजनेस नहीं हो रहा। तो वो आपकी गलती है, मार्केट की कोई गलती, इससे मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। राइट राइट राइट। वेल सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड बहुत ही आई ओपनर स्टेटमेंट्स और आपने इस बारे में मतलब सारे सवालों का क्वेश्चन दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि सारे दर्शकों को सारे सवालों का आंसर मिल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपके जो भी बिजनेसेस को लेके सवाल हो आप पूछिए। वीडियो के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दें, ताकि आपके बिजनेस को हम ग्रो कर सकें। थैंक यू।